चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में अपन 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर होगा अपना फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, दूसरा चैप्टर होगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो पहले हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का समापन करना। क्या करना? कंपनी का समापन। देखिए, कंपनी भी एक तरह का बिजनेस होता है। जिस प्रकार एक बिजनेस होता है उसी प्रकार कंपनी भी होती है। और अब कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो हमेशा के लिए। तो कोई भी बिजनेस को अगर आपको बंद करना है तो आप कैसे बंद करते हो? उस बिजनेस के सारे एसेट जो होते हैं उनको सेल कर देते हो मार्केट में। सारे एसेट को सेल करते हो तो पैसा आता है, और उस पैसे से आप क्या करते हैं? बिजनेस के जितने भी लाइबिलिटीज होती है उन लाइबिलिटीज का क्या कर देते हो? पेमेंट कर देते हो। तो जैसी पेमेंट करोगे वो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए बंद कहलाएगा। ठीक, चूंकि नॉर्मल बिजनेस को इसी प्रकार बंद किया जाता है। बट कंपनी कोई बिजनेस तो कंपनी तो बिजनेस होती है, बट कंपनी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एक नॉर्मल बिजनेस को बंद करने और कंपनी को बंद करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कंपनी जो होती है पूरी तरीके से रूल से बनी होती है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है। तो भाई कंपनी को जब बंद करना होता है आपको, तो आपको एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और कंपनी को कैसे चलते हैं? अकॉर्डिंग टू, जो कंपनी बंद होती है वो बंद होती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंग और उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या होती है? बंद होती है। समझ में आ गया? अब वो रूल क्या होता है देखिए। अब कंपनी जब बंद किया जाता है तो कंपनी को बंद, अब देखो कोई बिजनेस को बंद करना तो बिजनेस का ओनर बंद करेगा। कोई छोटा सा बिजनेस को बंद करना तो उसका कोई इंडिविजुअल ओनर होगा वो बंद करेगा, या पार्टनर से तो वो बंद करेंगे। अब कंपनी को कौन बंद करेगा भाई? अब कंपनी में दो पक्ष होते हैं। कंपनी में दो लोग होते हैं। एक कंपनी के जो मेन ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। अच्छा, शेयर होल्डर भी मेन ओनर में कौन शेयर होल्डर्स होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा, कंपनी के दूसरे पहलू जो होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। कंपनी के कौन? क्रेडिटर्स, लाइक डिवेंचर होल्डर्स या जिन्होंने कंपनी को लोन्स वगैरह दिया है, वो लोग होते हैं। तो सवाल उठता है, इस कंपनी को बंद करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? शेयर होल्डर्स उठाएंगे या क्रेडिटर्स उठाएंगे? शेयर होल्डर्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, बिखरे हुए हैं, तो उनको तो दिया नहीं जा सकता जिम्मेदारी। क्रेडिटर्स को देंगे तो सारा पैसा तो क्रेडिटर ही खा जाएंगे, शेयर होल्डर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तब कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि ना तो कंपनी का लिक्विडेशन ना तो शेयर होल्डर करेगा ना तो क्रेडिटर करेगा। कंपनी का लिक्विडेशन करने के लिए बाहर के एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विडेटर। क्या कहेंगे? लिक्विडेटर। इसको हिंदी में कहते हैं निस्तारक। एक अलग सा बंदा कंपनी का क्या करेगा? लिक्विडेटर के रूप में क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ना तो कंपनी का शेयर होल्डर होगा ना तो कंपनी का क्रेडिटर होगा। और क्या किया जाएगा? कंपनी के जितने भी चार्जेस है, मतलब जितने भी कंपनी के चार्ज है, मतलब जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी, सारे चार्ज किसके ऊपर, किसको सौंप दिए जाएंगे? लिक्विडेटर को सौंप दिया जाएगा। अब मालिक कौन बन गया? कंपनी का लिक्विडेटर बन गया। लिक्विडेटर सारे एसेट्स को अपने कस्टडी में लेगा और फिर उसको सेल करना चालू करेगा, और जो पैसा आएगा उससे बारी बारी पेमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का पहला स्टेप। ठीक, तो कंपनी का स्टेप क्या होता है? कंपनी क्या करती है? जितने भी कंपनी ना तो शेयर होल्डर कंपनी को बंद करता है ना तो क्रेडिटर बंद करता है, बल्कि कौन बंद करता है कंपनी को? लिक्विडेटर बंद करता है। लिक्विडेटर एक आउटसाइडर पर्सन होता है। ठीक, ना तो शेयर होल्डर होता है ना तो क्रेडिटर होता है। उसके जैसे वो कंपनी में आता है, सारी कंपनी का बागडोर क्या कर लेता है? खुद ले लेता है, सारे एसेट्स को सेल करता है, सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करता है। आया बात समझ में? हाँ, बंद करने के समय ही आएगा, शुरू में तो नहीं आएगा। शुरू से ही मतलब सीधा बंद करने के टाइम पे आएगा। समझ में आया? नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को जब हम लिक्विडेट करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो समझो, देखो जैसा कि आपको बताया गया कि कंपनी को ना तो शेयर होल्डर लिक्विडेट करते हैं ना तो कंपनी के क्रेडिटर्स लिक्विडेट करता है। लिक्विडेट कौन करता है? लिक्विडेटर। तो इसको, इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ना एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और आप रहोगे लिक्विडेटर। आप अपने आप को क्या समझना कि आप लिक्विडेटर हो। क्या हो आप? लिक्विडेटर हो। और कंपनी को आपको क्या करना है? बंद करना है। ये आपके सामने आता है। ठीक, तो इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब आपको लिक्विडेटर, तो आप लिक्विडेटर आए, सारे एसेट्स और लायबिलिटी को अपने चार्ज में क्या कर लिए? ले लिए। एसेट्स प्लस लायबिलिटीज को अपने चार्ज में रख लिए। ठीक, अब ना तो इसमें शेयर होल्डर कोई इंटरफेयर कर सकता है ना तो क्रेडिटर इंटरफेयर कर सकता है। सारा अधिकार किसके पास है? आपके पास है। आप हो लिक्विडेटर। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप होता है सेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ द सेल्स ऑफ एसेट्स, ऑल एसेट्स, सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स। सबसे पहले क्या करते हैं? जितने बिजनेस के एसेट्स हैं उन एसेट्स को क्या करते हैं?
सेल करते हैं। ये वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा है ये वर्ड, मैं वर्ड को हटाऊंगा। सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन फ्रॉम, रियलाइजेशन फ्रॉम सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स। सारे एसेट्स को आप क्या करोगे, बेचोगे मार्केट में, और वहां से पैसे क्या करोगे, रिकवर करोगे। आया पैसा। उसके बाद नंबर 2 दूसरा स्टेप होगा कॉल्स ऑन अनकॉल्ड शेयर्स। कई ऐसे शेयर्स होते हैं जिस पे अभी कॉल नहीं किया गया, जैसे 10 रुपए का आपकी कंपनी में शेयर्स है, अब उसमें 8 रुपए तक ही कॉल किया गया था, 2 रुपए कॉल नहीं किया गया था, तो फाइनली क्या करोगे, जो अनकॉल्ड है उस पर क्या करोगे, आप कॉल करोगे, क्योंकि पैसे की जरूरत है अभी अपन को, तो ऑल अनकॉल्ड शेयर पैसे आएंगे। अब आ गया सारा पैसा आपके पास, अब आप पेमेंट करना चालू करोगे। ठीक है, अगला स्टेप होता है नंबर 3 स्टेप, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। सबसे पहले क्या करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर को आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आपके बिजनेस के जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे ना, उसको अपन क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन है, बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, बट कंपनी के अंदर पेमेंट नहीं करोगे, बाहरी बाहर पेमेंट करोगे। कब करोगे, बाहरी बाहर। इसको बाहरी बाहर पेमेंट करोगे, इसको कंपनी के अंदर नहीं लाओगे, इसकी एंट्री नहीं बनेगी, इसको बाहरी बाहर अपन पेमेंट करेंगे। कैसे करते हो बाद में बताएंगे। ठीक है, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करके आ गए आप। ठीक, अब हो सकता है जब पेमेंट करके आए होगे तो वहां से कुछ पैसे बचा के आए होगे या गंवा के आए होगे। अगर वहां से बचा के आए हो तो भी पैसे को क्या करोगे, ले आओगे, तो लिख सकते हैं सरप्लस फ्रॉम। अगला हो जाएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब आपके पास पैसा आ गया सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। कुछ अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर से पैसा बचा के ले आए, जैसे मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 लाख के थे, अब आपने गए वहां पर, वहां से 1,20,000 वसूल किए, 1 लाख उनको पेमेंट किए, वहां से 20,000 बचाकर ले आए, तो वो होता है सरप्लस। ठीक, ले आए पैसा। अब आप मेन पेमेंट करना चालू करोगे। सबसे पहला पेमेंट होगा लीगल चार्जेस। सबसे पहले लीगल चार्जेस करोगे। भाई इतना बड़ा कंपनी को बंद कर रहे हो तो बहुत सारे लीगल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको पेमेंट करोगे। ठीक, इसके बाद अगला पेमेंट किसको होगा, रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर आप अपने, सबसे पहले तो भैया ऐसा ना हो कि सबको पेमेंट करने के चक्कर में, क्योंकि लिक्विडेटर तो आउटसाइडर पर्सन है, कोई कंपनी का मामा का लड़का तो है नहीं भैया कि फ्री में काम करके चला जाएगा। तो भाई क्या होगा, वो बाहर मतलब पर्सन है, तो सबसे पहले वो अपना रेमुनरेशन काटेगा, अपना फीस लेगा। उसके बाद तो पता चल रहा सबको पेमेंट करने के चक्कर में पैसा खत्म हो गया, तो सबसे पहले क्या काटेगा, अपना रेमुनरेशन। तो सबसे पहले लीगल चार्जेस पे करेगा, फिर रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर। इसके बाद अगला पेमेंट होगा उसका कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। अब वो क्या करेगा, इतना बड़ा बिजनेस बंद हो रहा है तो लिक्विडेशन के कॉस्ट तो आएंगे ना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो होंगे ना, या वाइंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस तो होंगे ना, तो उनका पेमेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब वो क्या करेगा, अब अगला स्टेप होता है रिटर्न टू डिवेंचर होल्डर्स। अब कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर्स है ना, उनको रिटर्न करेगा, डिवेंचर होल्डर्स विथ इंटरेस्ट। रिटर्न टू डिवेंचर होल्डर्स विथ इंटरेस्ट। उनको डिवेंचर होल्डर्स, आपकी कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनको पैसा क्या करेगा, पे ऑफ करेगा, वो भी किसके साथ, विथ इंटरेस्ट। जितना भी अनपेड इंटरेस्ट रहा होगा उस ड्यूरेशन का, उतना उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हाँ, इस बीच चेक भी करते रहना है आपको कि भैया पैसा बचा है कि नहीं बचा। पेमेंट करे जा रहे पता चला पैसा ही नहीं है, चेक भी करते रहना कि पैसा हमारे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा, कितना बचा है उसको चेक करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास पैसा बचा है इसके बाद भी, तो अगर अगला आप पेमेंट करोगे रिटर्न टू आप पेमेंट करोगे रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगला आप पेमेंट करेंगे किसको, रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बच्चों हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को रिटर्न करते हैं। उसमें भी अनसिक्योर्ड 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेफरेंशियल होता है, प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और दूसरा होता है अनप्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पहला प्रायोरिटी किसको होगा, प्रेफरेंशियल को दोगे, उसके बाद अनप्रेफरेंशियल को दोगे। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो फिर अगला पेमेंट किसको करोगे, नंबर 9 रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स। किटो रिटर्न करोगे, रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कॉन्ट्रीब्यूटर्स का मतलब क्या होता है, जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। कौन कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को चलाने के लिए, शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करता है। तो रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करता है, तो उनको अगर आपने शेयर होल्डर्स को कंट्रीब्यूट किया होगा तो उसको क्या कर देंगे, आप लिख देंगे। अब शेयर होल्डर में भी सबसे पहले किसको रिटर्न करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि डिविडेंड के साथ करना है तो करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, और अंत में अगर कुछ पैसा बच जाए तो फिर सारा पैसा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सारा पैसा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। इस प्रकार भाई कंपनी का क्या होता है, समापन होता है। समझ आया कि नहीं आया।
क्या सीखा तुम लोगों ने? स्टेप क्या है देख लो। पहला स्टेप, आप लोग लिक्विडेटर हो, सारे एसेट्स को बेचोगे, पैसा आया। अनपेड शेयर्स पे क्या करोगे? कॉल करोगे, पैसा आया। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जाओगे, बाहर उनको पेमेंट करोगे, पैसा अगर बच गया तो बचा के ले आना। आ गया पैसा, खूब पैसा ही पैसा है, अब पेमेंट करना चालू करो। सबसे पहला पेमेंट किसको करोगे बोलो? लीगल चार्जेस। उसके बाद किसको पेमेंट करोगे? खुद का रेमरेशन काटोगे। भाई ऐसा नहीं होगा कि किसी को लुटाने चक्कर में खुद ही लूट जाए, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। उसके बाद फिर किसको पेमेंट करोगे? फिर उसके बाद किसको पेमेंट करोगे? रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसमें भी पहले प्रेफरेंशियल को, उसके बाद अनप्रेफरेंशियल को। उसके बाद किसको पेमेंट करोगे? कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें प्रेफरेंस को। फिर उसके बाद हाँ, इसी स्टेप में करना है। आप इस स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते ना, ये स्टेप को दिमाग में बैठा लीजिए। इसी स्टेप में अपन पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे, समझ गए? हाँ, तो फिर खत्म, वही क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल, जहां पर पैसा खत्म वहां पे क्वेश्चन खत्म। नहीं तो ठीक है ना, नहीं वो तो कंपनी डिफॉल्टर हो गई, नहीं है कंपनी के पास पैसा। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना, क्यों लिखते लिमिटेड लायबिलिटी? इसी की तो लिखते लिमिटेड लायबिलिटी। जहां पैसा खत्म वहां कंपनी फिनिश, कुछ नहीं करना है। एकदम इजी चैप्टर है, चलो नोट करो। चलिए देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर्स जो होते हैं, और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहले क्या होगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और दूसरा क्या होता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? मतलब देखो, दोनों ही क्रेडिटर्स का मतलब यहाँ पे किससे है? लोन से है। आपने किसी प्रकार का लोन लिया है, कर्ज लिया आपकी कंपनी ने, तो पहला है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होगा लोन सिक्योर्ड बाय गारंटी, मतलब गारंटी से सिक्योर्ड है, यानी एक प्रकार से मॉर्गेज से क्या है? सिक्योर है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का क्या किया? लोन लिया आपने। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे सपोज आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक। अब 5 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया। जब आपने 5 लाख का लोन लिया होगा तो कल को अब जिससे आपने लोन लिया, सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया, 5 लाख का लोन, एक बैंक से आपने 5 लाख रुपए का क्या किया? लोन लिया। तो ऐसी थोड़ी ना लोन दे देगा। आप जाओगे 5 लाख का लोन दे दो तो ऐसी दे देगा लोन? बदले में क्या बोलेगा? कम से कम आप हमारे पास 8 लाख की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा बोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, कम से कम 8 लाख की कोई प्रॉपर्टी क्या करिए? हमारे पास गिरवी रखिए, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे रखिए। तो आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पे आपने सामने वाले बैंक को दिया 8 लाख की प्रॉपर्टी, तब वो आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया। ऐसा क्यों? कि भाई कल को अगर आप उस 5 लाख का लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपके घर आके दरवाजा नहीं खटखटाएगा आपका कि ला मेरा 5 लाख रुपए दे। वो सीधा क्या करेगा? आपकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको सेल करेगा और अपना पैसा क्या कर लेगा? वसूल कर लेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, एक्सेस होगा तो आपको वापस कर देगा, उसमें जो भी पैसा है वापस कर देगा, ठीक है। और अगर भाई एक्सेस इसी के लिए लेता है, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए 5 लाख का रीपेमेंट कर दिया तो फिर प्रॉपर्टी वापस आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है सिक्योर्ड क्रेडिटर। कैसा क्रेडिटर है? सिक्योर्ड। मतलब सिक्योर्ड वो नहीं है आप सिक्योर्ड हो, मारेगा नहीं आके आपको, समझ में आया? मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर हमारे सिक्योर्ड है, कल को अगर अपन पैसा नहीं भी दे पाए तो हमारे पास नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। और वही होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ? आपने 5 लाख का लोन लिया बट सिक्योरिटी के तौर पे कुछ नहीं दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं? विदाउट सिक्योरिटीज। आपने बिना सिक्योरिटी के लोन लिया है तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं लोन विदाउट सिक्योरिटीज, मतलब बिना सिक्योरिटीज के या मॉर्गेज के आपने क्या कर लिया है? लोन ले लिया, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कैसे होता है, चलो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, तो फिर पहले क्रेडिटर के बारे में जाने। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है। अब बात आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मैंने जैसे कि बताया 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेफरेंशियल। क्या होता है? प्रेफरेंशियल होता है, प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड। और एक होता है अनप्रेफरेंशियल। क्या होता है? अनप्रेफरेंशियल होता है, ठीक है। अब देखिए प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है। देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब ये होता है, ये भी आपका लोन है, एक तरह से आपका लोन है। जैसे देखिए प्रेफरेंशियल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको पैसा पेमेंट करना है, इसको ही पेमेंट करना है, इसको ही पेमेंट करना है। अंतर क्या है? प्रेफरेंशियल मतलब ऐसा पेमेंट जैसे आपको किसी के मेहनत का पैसा देना है। जैसे आपके बिजनेस में कोई वर्कर लोग काम किए थे, उनका वेजेस है, सैलरी, उनके मेहनत का पैसा है कि नहीं पैसा है, वो भी तो आपके एक तरह से क्रेडिटर्स है, उनको देना, उसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल। मतलब जिसको मेहनत का पैसा देना है या किसी के हक का पैसा है, तो वो जो अगर कोई क्रेडिटर है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या बोलेंगे?
प्रेफरेंशियल, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी, वर्करों का कोई वेजेस और सैलरी हो गया, वो हो गया वेजेस एंड सैलरी बोलो, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत का पैसा है। इसके अलावा किसी प्रकार का इसके अलावा किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई खर्चा आपको करना था परंतु अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, जैसे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक आपने अनपेड है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उनको पैसा क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। या किसी प्रकार का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पैसा, अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पैसा है तो अगर आपने उसको नहीं दिया है तो वो पैसा आपको क्या करना है, देना है, वो किसी के हक का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा है। इसके अलावा गवर्नमेंट को किसी प्रकार का इनकम टैक्स आपको पेड करना है, या किसी प्रकार का प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है, प्रोविज़न फॉर टैक्स है, या कोई भी इनकम टैक्स है, या कोई भी छोटे मोटे टैक्स लाइक म्यूनसिपल टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस, उस टाइप की कोई चीज़ें हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब सबसे पहले इनको पेमेंट करना है, मतलब एक प्रकार से किसी के सर्विस का चार्जेस है उसको आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अब अनप्रेफरेंशियल में कौन कौन आ जाते हैं, अनप्रेफरेंशियल जो आपके बिजनेस के होते हैं, जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी कि ट्रेड पेबल्स, जिसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें आप लोगों के क्रेडिटर्स आ जाते हैं और कौन आ जाते हैं, बिल्स पेबल, ठीक है, क्या आ जाते हैं, बिल्स पेबल आ जाते हैं, या किसी प्रकार के बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, अनप्रेफरेंशियल होते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया। सिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड होते हैं गारंटी से या मॉर्गेज से। अनसिक्योर्ड, जो लोन तो आपने लिया बट इसमें कोई सिक्योरिटी आपने नहीं दिया, कहाँ देते हैं इसमें किसी प्रकार का सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है। प्रेफरेंशियल होते हैं, अनप्रेफरेंशियल। देखो इसमें भी कोई सिक्योरिटी है, यहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी है, समझ आया कि नहीं आया, नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे और क्या बनाएंगे, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ, अब हम बात करेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट जो आपको प्रैक्टिकल बनाने को आएगा उसको अपन को बनाना है। तो कॉलम कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, कॉलम सीखिए क्या करेंगे, एक कॉलम आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस प्रकार से। कॉलम रहता है हम लोगों का, इसमें 2 कॉलम रहेगा, यहाँ पे पहले 2 कॉलम रहेगा और एक कॉलम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं बल्कि क्या है, स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको पहला कॉलम, ये जो कॉलम होगा वो रिसिप्ट्स का कॉलम होगा, किसी प्रकार का आपको पैसे रिसिप्ट होंगे तो उसकी कॉलम इस कॉलम में एंट्री करेंगे, और किसी प्रकार का अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, बाजू वाले कॉलम में करेंगे, तो ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट होगा वो होगा बुक वैल्यू का कॉलम होगा, मतलब उस एसेट्स का बुक वैल्यू क्या है उसका कॉलम होगा, और ये वाला कॉलम होगा उसके रियलाइज्ड वैल्यू का कॉलम होगा। कौन सा कॉलम होगा, रियलाइज्ड। जैसे होता है ना कई बार जैसे लैंड का रेट 5 लाख है, जैसे किसी लैंड का रेट 5 लाख रुपए है, बट उसको जब आपने बेचा तो 4 लाख मिला, तो ये एक्चुअल वैल्यू और ये वाला उसका रियलाइज वैल्यू, ठीक है। अब देखो बनाना स्टार्ट करेंगे, रिसिप्ट ने डेट का कॉलम नहीं रहता, बिल्कुल एक डेट को, हाँ 6 लाख मिला तो 6 लाख लिखोगे सर, उसका मतलब ये है कि हाँ, अपन खरीदे कितने में, बेच कितने में। नहीं, उसका बुक में क्या वैल्यू है, बैलेंस शीट में एस्टिमेटेड वैल्यू, और ये वाला रियलाइज वैल्यू। आया बात समझ में कि रियलाइज मतलब वसूली वाला वैल्यू, कितना पैसा आया, वो वाला एक्चुअल में सेल किए। अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं, हाँ जी कहिए। जैसे कोई जमीन है, अपन उसका रेट निकाले कि आज की डेट में उसका इतना रेट है, उसको बुक वैल्यू। नहीं, जो बैलेंस शीट में लिखा रहेगा वो बुक वैल्यू, मतलब जिसे खरीदे थे, हाँ जितने में खरीदे थे वही बैलेंस शीट में, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। आप सीधा बोलो ना, बैलेंस शीट बोला, बुक बोले मतलब बैलेंस शीट, बुक का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट, ठीक है। चलो सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास पहले से चेक करेंगे कोई कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है क्या, कंपनी के पास तो बैंक रहता है, तो कैश एट बैंक है क्या। अगर पहले से कोई कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है उसको तो सेल नहीं कर सकते अपन, तो उसको एज इट इज क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे रियलाइज वैल्यू में। इसके बाद क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सारे के सारे एसेट्स अपन सेल करते हैं और पैसे क्या करते हैं, वसूल करते हैं। तो पैसा आएगा कौन से कॉलम में लिखेंगे, रिसिप्ट्स वाले कॉलम में लिखेंगे, सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को क्या कर दो, सेल कर दो, उसके पैसे को क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो। आया बात समझ में। इसके बाद क्या करोगे आप, कॉल्स ऑन अनकॉल्ड शेयर्स, जो अनकॉल्ड शेयर्स है उस पर अपन लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो उसमें हमने कॉल कर दिया, वहां से हमारे पास क्या आ गया, पैसे आ गए पैसे। अब याद करो अगला स्टेप क्या था, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब हम क्या करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते। तो मैं बोला था सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपन बाहर पेमेंट करते, उसकी एंट्री अपन यहाँ पे नहीं करते। तो हम जाएंगे बाहर, देखो समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से, देखो अच्छे समझना, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ। अपन बाहर जाएंगे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, हम जाएंगे उसके पास, जैसे मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, इससे कितने का लोन लिया है,
5 लाख का लोन लिया है, तो हम इसके पास जाएंगे, मान लीजिए कोई बैंक वाला है, ठीक है, बैंक है या फिर कोई मान लीजिए इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके पास जाएंगे हम, और हमने इससे लोन कितने का लिया है 5 लाख का, तो हम जाएंगे, हम पूछेंगे बता भैया तेरा लोन कितने का है, तो बोलेगा 5 लाख रुपए का लोन है। अच्छा तू मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, तो हमने अपना प्रॉपर्टी तेरे को गिरवी रखा होगा, वो बोला हाँ रखा है, ला हमारा प्रॉपर्टी दे, तो उसने हमारा प्रॉपर्टी बताया कितने का प्रॉपर्टी है, तो हम उसके उसी की आंखों के सामने क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में लेंगे और उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी को हमने सेल किया, ठीक है, मतलब उसके नहीं सॉरी हमारी प्रॉपर्टी को हमने उसकी वाली जो हमने सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी दिया था उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे उसी के सामने। मान लीजिए हमने सेल किया और सेल करने में हमको मिला 7 लाख रुपए, कितना वसूल हुआ 7 लाख, 5 लाख रुपए उसको देंगे, बचा कितना 2 लाख, 2 लाख अपने बिजनेस में ले आएंगे, और बिजनेस में लाने के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे, सरप्लस, पैसा आया ना, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, सरप्लस फ्रॉम क्या लिख लेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर लिख लेंगे, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आया बात समझ में कि नहीं आया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। हाँ जी बोलो। मॉर्गेज करने से पहले ही कर सकते हैं। कैसे सर अगर उसको प्रॉपर्टी बेच के पैसा देना है, हाँ तो पहले ही अपना अगर लोन ले भैया, अरे ये कैसा बात हुआ, लोन जिस दिन लोगे उसी दिन उसका रीपेमेंट करोगे, ये कैसा बात हुआ भाई। डाउट भी पूछो तो ऐसा डाउट पूछो कि हमको डाउट में ना डालो ना, ठीक है। सर लोन लेना है क्यों जब हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो भी ठीक है, आपकी चॉइस की बात है, बेच दो, ठीक है अपने पास प्रॉपर्टी भाई। है तो उसे लोन ही क्यों लेना, हम अपना प्रॉपर्टी बेच के अपना भाई काम बिजनेस भी करने, अच्छा प्रॉपर्टी बेच के आप घर बनाओगे, प्रॉपर्टी बेच के घर बनाते हो क्या? एक मान लो मेरे पास एक जमीन है, आप बोल रहे हैं उसी जमीन पे हाँ, घर बनाओ, तो हाँ। जमीन को बेच दोगे तो घर का बना। तो वही तो बोल रहा हूँ, इसी के लिए तो सिक्योरिटी है, वही तो कह रहा हूँ मैं भी कि भाई कल को आप लोन इसलिए लेते हो क्योंकि आपको लोन की जरूरत है, प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते लेकिन लोन चाहिए आपको, यानी आपको सिर्फ भाई भरोसे के लिए हम प्रॉपर्टी देते हैं सामने वाले को, कि जैसे मान लीजिए 5 लाख का लोन लिए तो हम बोले भाई 5 लाख तेरा चुका देंगे, वो बोलेगा क्या सबूत है क्या चुकाओगे, तो हम बोलेंगे ले मेरा प्रॉपर्टी रख तू, नहीं चुका पाए तो तू बेच देना, वसूल लेना, और हम चुका दिए तो फिर वापस मिल जाएगा ना प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो कंपनी बंद हो रही है ना, तो बंद में तो अपन को बेचना ही पड़ेगा ना, तो बाहर ही बाहर जाएंगे, सिक्योरिटी को बोलेंगे ला भाई हमारा प्रॉपर्टी कितने का है, दे हमको प्रॉपर्टी, उसकी आंखों के सामने हम प्रॉपर्टी को बेचेंगे। मान लो हमने बेचा 7 लाख रुपए में, 7 लाख में 5 लाख रुपए क्या किया, उसको चुका दिया लोन, बचा के कितना लाए 2 लाख आया पैसा, रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख दोगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक। अब आपका सवाल होगा कि सर मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी को सेल किया और सेल करने से हमको 4 लाख ही वसूल हुआ, ऐसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हमने लिया उसको सेल किया, सेल करने से हमको कितना वसूल हुआ 4 लाख ही वसूल हुआ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास वहाँ पैसा कितना आया 4 लाख, हम उसको 4 लाख रुपए देंगे, हाँ वो बोलेगा 1 लाख तुम्हारी तरह, बोलेगा मेरा 1 लाख, तो हम बोलेंगे अब रुक सबर रख, हम तेरे को देंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। अब उसको बाद में देंगे तो क्या बन गया हमारा, अब 1 लाख के लिए कोई सिक्योरिटी दी है क्या, तो वो अनसिक्योर्ड बन गया, क्या बन गया, तो वो अनसिक्योर्ड में लाके जोड़ देंगे, अब उसको इकट्ठे लास्ट में पेमेंट करेंगे अगर बनेगा तो, समझ आ गया। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से सरप्लस भी निकल सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, समझ में आ गया बात, ठीक। अच्छा हो गया, सब पैसा आ गया। अब देखो पैसा क्या है, पैसा आ जाएगा क्या करना मालूम है, टोटल कर देना, क्या कर देना सारे अमाउंट को टोटल, ये पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक, इतना पैसा आ गया। अब फटाफट पेमेंट करते जाओ। सबसे पहले क्या पेमेंट करोगे, बोलो बोलो बोलो, लीगल चार्जेस पेमेंट करोगे, उसके बाद क्या पेमेंट करोगे, रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर को पेमेंट करोगे, रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को पेमेंट करोगे, लिक्विडेटर, ठीक है। रेमुनरेशन टू किसको देंगे, लिक्विडेटर को अपन लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, लिक्विडेटर को पेमेंट कर देंगे, रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर, ओके। लिक्विडेटर को पेमेंट करोगे, कितना पेमेंट करोगे, जो भी पेमेंट कर देना, फिर क्या दोगे, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कर देना, ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे देना। फिर अब पैसा बचा तो किसको दोगे, रिटर्न टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न करोगे तो उसको डिबेंचर का पैसा दोगे, पहले तो डिबेंचर का पैसा दोगे, प्लस उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट है, अगर एक्रूड इंटरेस्ट है जो नहीं दिया गया उतना इंटरेस्ट क्या कर दोगे, उसको दे दोगे, दे दिए। अब पैसा बच गया तो किसको रिटर्न करोगे, रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना रिटर्न करेंगे, पहले प्रेफरेंशियल को रिटर्न करेंगे, फिर अनप्रेफरेंशियल को रिटर्न करेंगे, समझ आया, प्रेफरेंशियल को फिर अनप्रेफरेंशियल को दे दो, उसके बाद
फिर किसको रिटर्न करोगे? रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स को रिटर्न करेंगे, यानी किसको करोगे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, जैसे ही आपका पैसा खत्म हुआ, जितना बचा कुचा पैसा सारा पैसा दे देना। ठीक है, बचा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समाप्त। समझ आया कि नहीं आया? यही स्टेप में बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से चालू करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।